हेलो एवरीवन, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम टू द क्राउन सक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए कितनी शानदार, कितनी बढ़िया बात लिखी है यहाँ पर। और मतलब ऐसे कुछ सोचकर ही कुछ लिखा गया है कि फोकस ऐसा रखो कि आपको आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके। कहने का मतलब है कि जब आपने एक टारगेट देख लिया है तो उस टारगेट पे जाने के लिए ऐसा फोकस रखो, डेडिकेट रहो उस लाइन पे। और मतलब इधर उधर ध्यान मत भटकाओ अपना। कुछ भी परेशानी हो रही है, मतलब जैसे आपका मन नहीं कर रहा कि मैं मुझसे यार बैठा नहीं जा रहा पढ़ने, मैं उठ जाता हूँ, लेकिन नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, है ना। आपको फोन आ रहा है, आपको फोन को दूर करना पड़ेगा। मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपका घूमना हो, रूम बंद करके बस फोकस करना है, पढ़ना है, अपने टारगेट की तरफ को बढ़ते चले जाना है। तो कोई भी ऐसी चीजें हों जो आपको क्या कहते हैं परेशान कर रही हो, आपको आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, उसको एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा है कि फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके। यह यूपीएससी का एक मंत्र भी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में देखेंगे, ये क्या है ये, और डिजिटल टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे साथ में, डिजिटल टैक्स क्या होता है। थोड़ा महासभा के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। और एक ये देखेंगे डीएम एक्ट के बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे हम डीएम एक्ट के बारे में, अभी चर्चा में भी है ये। और आरडीएसओ के बारे में देखेंगे। और एक नासा द्वारा जो है शुक्र ग्रह पर भेजे वाले दो नए मिशन भेजे जा रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज छोटा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मॉडल किराएदारी अधिनियम है ना, टेनेंसी एक्ट है, उसको जो है मंजूरी दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मॉडल टेनेंसी एक्ट को जो है मंजूरी दी गई है। ठीक है। अब बात क्या हुई है इसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, ये जो नए कानून है इनको बनाकर जो है इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं। और जो उनके किराएदारी का अपने जो मौजूदा कानून है इस समय, उनमें जो है अपने हिसाब से उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कानून है क्या, ये थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है, थोड़ा वो देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये कानून है क्या। देखिए जो है किराएदारी, जो मौजूदा किराएदारी है उसको, मतलब इस समय जो वर्तमान में चल रहा है कि किराएदार कैसे रखे जाएंगे, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, उसको ये प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए जो है अब जो नई किराएदारियां होंगी उनके लिए लिखित अनुबंध जो है जारी करना होगा, मतलब लिखित प्रमाण पत्र टाइप ऐसा कुछ जिला किराया प्राधिकरण के पास जो है जमा कराना होगा। ठीक है। कानून में क्या है कि मकान मालिक और किराएदारों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि मकान मालिक की क्या भूमिका है और किराएदारों की क्या भूमिका है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। जो किराएदारी का नवीनीकरण नहीं किए जाने पर, मतलब उसको रिन्यूअल नहीं किए जाने पर, वो जो डॉक्यूमेंट है कि हम इस जगह फला जगह किराए पर रह रहे हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उसका नवीनीकरण नहीं किए जाने पर जो पुराना डॉक्यूमेंट है, पुराना ड्राफ्ट है, उसको जो है नियम और शर्तों सहित कुछ उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके साथ जो है किराएदारी को महीने के आधार पर अधिकतम 6 महीने की अवधि तक रिन्यूअल मान लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको कराना पड़ेगा। ये मॉडल किराएदारी अधिनियम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। अब इस कानून की आवश्यकता के ऊपर ही थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए बड़े जो महानगर है जैसे मुंबई, दिल्ली, देहरादून और ये क्या कहते हैं बेंगलोर, और ये सब जो बड़े बड़े जितनी भी सिटीज हैं, ठीक है, इंदौर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो नए नौजवान होते हैं, मतलब युवा होते हैं, ठीक है, तो वो जो है पढ़ने के लिए या फिर नौकरी के लिए, मतलब इस तरह से वहां पर जाके रहते हैं वो। ठीक है। किराए पर रहते हैं। तो अब रहने के लिए क्या होता है कि जो वहां पर जो कुछ लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनकी कुछ बेतहाशा शर्तें होती हैं उल्टी सीधी, जैसे वो सिक्योरिटी ले लेते हैं कि भाई 11 महीने की सिक्योरिटी दो या 6 महीने की सिक्योरिटी दो। ठीक है। और दूसरी चीज जो है उनकी प्राइवेसी का भी हनन होता है वहां पे। और एक किराया बढ़ाते हैं हर साल। इस तरह की समस्याएं आप भी अगर बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो आपने भी ये समस्याएं जो है फेस की होंगी, इसीलिए जो है ये अधिनियम जो है, ये कानून अभी चर्चा में है, इसलिए लाया गया है अधिनियम। तो इसका महत्व यही है कि ये जो है दीवानी अदालतें जो होती है ना, सिविल कोर्ट्स जो होती है, उन पर जो है भार कम करने के लिए, और जो कानूनी विवादों में फंसी किराए की संपत्तियां हैं, जो संपत्तियां कानूनी विवादों में फंसी हैं, उनको खोलने और किराएदारों और मकान मालिकों के जो हित हैं
उनको बैलेंस करके फ्यूचर में जो उनकी उलझने हो जाती है उनको रोकने के लिए कानून इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, इस तरह की बात इसमें थी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने अभी रखा है आज के करंट में। इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक डिजिटल टैक्स के बारे में, हम देखेंगे कि डिजिटल टैक्स क्या है। देखिए आप क्या समझते हैं डिजिटल टैक्स से, सॉरी, डिजिटल टैक्स एक तरह का वो है कि जिसमें मतलब जमा पत्र ना हो, प्रतिभूतियां हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, इस तरह की कुछ बातें हैं। देखिए इंडिया क्या करता था, साल 2016 में 6% जो इक्वलाइजेशन लेवी होता है ना, समकरी लेवी, उसको जो है स्टार्ट करने की शुरुआत करने वाले देशों में पहला था। ठीक है, कि जो स्टार्ट करने वाले देश थे ना समकारी लेवी को, उसमें जो पहले देशों में से था 6%। ओके, अब जो ये लेवी था ये केवल ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं तक ही सीमित था, जो ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं थी उन तक ही सीमित था। हालांकि भारत में जो है ग्राहकों को ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने वाली तथा 2 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय दिखाने वाली विदेशी कंपनियों पर अप्रैल 2020 से डिजिटल टैक्स लागू है। ठीक है, ये बात समझे आप कि जो भारत में ग्राहकों को ऑनलाइन सामान जो बेचती है ना कंपनियां, उनको 2 करोड़ रुपए से जिनकी आय अधिक है, उन विदेशी कंपनियों पर 2020 से डिजिटल टैक्स लागू है। अब जो इसमें छूट दी जा सकती है वो किन स्थितियों में छूट दी सकती है। देखिए भारतीय इकाई के माध्यम से बिक्री करने वाली जो ई कॉमर्स फर्म है, भारतीय इकाई के माध्यम से जो ई कॉमर्स फर्म बिक्री करती हैं उनको टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि विदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का स्वामित्व किसी भारतीय निवासी या भारत में स्थित प्रतिष्ठान के पास है तो इनके लिए 2% समकारी लेवी का भुगतान नहीं करना होगा। ये वाली बात इसमें कही गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं हम आज का अपना अगला टॉपिक। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं थोड़ा प्रीलिम्स के लिहाज से टॉपिक्स रखे हैं मैंने आज, तो इसीलिए लेक्चर भी छोटा होगा आज और टॉपिक भी छोटे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देखते हैं। यूएनजीए क्या है और उससे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में मालदीव के विदेश मंत्री जो अब्दुल्ला शाहिद हैं उनके समर्थन में वोट करने का फैसला लिया है भारत ने। ठीक है, भारत ने यूएनजीए के अध्यक्ष पद के लिए जो अब्दुल्ला शाहिद है मालदीव के विदेश मंत्री, उनके पक्ष में समर्थन में मतदान करने का फैसला लिया है। ठीक है, इस बार क्या है, जो ये यूएनजीए ना, ये एशिया प्रशांत समूह से चुना जाएगा। इसका अध्यक्ष, यूएनजीए का अध्यक्ष जो है वो एशिया प्रशांत समूह से जो है बनाया जाएगा। इसमें समूह वैसे होते कौन कौन से हैं, देखिए इसमें जो है लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद के लिए हर प्रतिवर्ष 5 भौगोलिक समूहों के बीच से चुनाव किया जाता है। वो 5 भौगोलिक समूह कौन कौन से हैं, पहला अफ्रीकी समूह, दूसरा एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय देशों का समूह, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों का समूह और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश बाकी जो हैं। ठीक है, इन समूहों में से अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन इस बार जो बनेगा वो एशिया प्रशांत समूह से चुना जाएगा अध्यक्ष। इसीलिए अब्दुल्ला शाहिद के समर्थन की बात जो है भारत ने की गई है। ठीक है, अब ये जो संयुक्त राष्ट्र का एशिया प्रशांत समूह है क्या है ये, देखिए संयुक्त राष्ट्र का एशिया प्रशांत समूह, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द यूएन, इसमें 53 सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, और ये सदस्य राष्ट्रों की संख्या के हिसाब से अफ्रीकी समूह के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है। देखिए टोटल जितने समूह है ना, ये टोटल जितने समूह है इसमें सबसे बड़ा तो अफ्रीकी समूह हो गया और सेकंड नंबर पे आता है एशिया प्रशांत। इसके भू क्षेत्र में कुछ देशों को छोड़कर एशिया और ओशनिया महाद्वीप के अधिकांश देश आते हैं। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं, देखिए महासभा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पर निर्णय लेने के लिए, जैसे कि शांति एवं सुरक्षा हो गई, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वो प्रश्न है। ठीक है, नए सदस्यों का प्रवेश कैसे होगा, बजट के मामले में, इन सब में जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत जो है चाहिए, 3 में से 2 जो है पक्ष में होने चाहिए, तभी बहुमत वो इनका बिल पास होगा। और अन्य जो बाकी प्रश्न होते हैं उन पर जो है साधारण बहुमत से जो है निर्णय लिया जाता है। जैसे पॉलिटी में हमने पढ़ा होगा कि साधारण बहुमत और क्या कहते हैं 2/3, 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में बिल कैसे पास होते हैं, उसमें हमने पढ़ा है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भांति क्या होता है, उसकी तरह क्या होता है, महासभा के पास कोई
बाध्यकारी वीटो शक्ति नहीं होती। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, वहां पे तो वीटो शक्ति है, लेकिन महासभा के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। थोड़ा इसके बारे में ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं वो डीएम एक्ट के बारे में देखेंगे। डीएम एक्ट 2005 क्या है और ये चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में आपको अभी न्यूज सुनने में आई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पश्चिम बंगाल गए थे। तो पश्चिम बंगाल गए तो ममता बनर्जी ने, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उन्हें करीब आधा घंटा इंतजार कराया, ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही थी। फिर उनके मुख्य सचिव थे, वो भी बैठक में नहीं पहुंचे। तो इस तरह की बातें अभी चली हैं ये, और इसीलिए ये एक्ट जो है चर्चा में भी आया है। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव 28 मई को पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित कलाईकुंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, इस तरह इन्होंने केंद्र सरकार के जो वैध निर्देश हैं इनका पालन करने से इनकार करने के समान कार्य किया है, मतलब प्रोटोकॉल तोड़ा है। ठीक है, इस प्रकार जो है उन्होंने धारा 51B का उल्लंघन किया, ये वाली बात इसमें कही गई है। अब एक बात बताइए आप मुझे कि यदि अगर प्रोटोकॉल है तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि दबाव दिया जा रहा हो या ऐसा कुछ। लेकिन मतलब कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमें ये देखना है कि क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही। ये भी तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है उनके सामने कुछ परिस्थितियां रही हो, तो ऐसा भी है। लेकिन जब धारा 51B का ये बात इन्होंने रखी है तो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है धारा 51B। इसमें एक और बात इन्होंने कही है कि पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्य सचिव हैं अलापान बंदोपाध्याय, इनको जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ठीक है, इस धारा के तहत जो है आरोप साबित होने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये वाली बात भी इसमें कही गई है। उनसे पूछा गया कि कारण बताओ कि क्यों नहीं आए आप। ठीक है, अब उनका अगर आरोप साबित हो गया तो 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। लेकिन हाँ, अगर प्रोटोकॉल तोड़ा है तो गलत बात है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं धारा 51 क्या है ये। और इससे पहले इसकी थोड़ी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, ये 2004 में आई सुनामी के बाद अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो एक्ट है ना, ये 2005 में एक सुनामी आई थी, सॉरी 2004 में एक सुनामी आई थी, उसके बाद जो है ये अधिनियम अस्तित्व में आया। 24 मार्च 2020 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से महामारी प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया तथा जितने भी जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको निर्णय लेने और ऑक्सीजन की पूर्ति और वाहनों के आने जाने पर अन्य निर्णयों को केंद्रीकृत करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इस कानून को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है और वर्तमान में इस अधिनियम को पूरे देश में 30 जून तक बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं धारा 51। इस अधिनियम के तहत क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण की ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करने पर इस धारा के द्वारा व्यवधान पहुंचाने के लिए दंड निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि उल्लंघन का दोष जो है सिद्ध होने पर 1 वर्ष की अवधि का, यानी कि 1 वर्ष तक का समय जो है उसका कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। या तो कारावास हो सकता है, जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकती है। इसमें एक और बात ये कही गई है कि निर्देशों का पालन करने से इनकार करने से जान माल की हानि होती है या कोई खतरा आसन होता है तो दोष सिद्धि पर 2 साल तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। ये वाली बात इस एक्ट में बोली गई है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक पर बस इतना ही। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक RDSO के बारे में, और इसके बाद हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं RDSO क्या है और चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, भारतीय रेल के संस्थान अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन यानी कि RDSO को एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत BIS का पहला विकास संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत। अब ये एक राष्ट्र एक मानक क्या है, ये थोड़ा इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, देश में क्या हुआ, उत्पाद जो है ना उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की तर्ज पर, जो एक वन नेशन वन राशन कार्ड चल रहा था ना, उसकी तर्ज पर एक जो है एक राष्ट्र एक मानक अभियान मिशन की जो है परिकल्पना की गई। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि देश में जितने भी प्रचलित जो प्रचलन में है, चर्चा में है, विभिन्न मानक हैं,
उनको भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संबंधित करना है, ठीक है। और जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो भारत में मानकीकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय है। जो मानक देता है, मानकीकरण कराता है, वो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय भारत में जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो है। इसके तहत क्या होता है, एक उत्पाद के लिए, गुड्स के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा, जो अलग अलग एजेंसियां होती हैं, उनके द्वारा एक मानक निर्धारित करने के बजाय मानकों का एक नमूना विकसित किया जाए, ये वाली बात इसमें कही गई है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए है कि उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए बनाए गए मानक अक्सर राष्ट्र को शक्ति और चरित्र का उदाहरण पेश करते हैं, ठीक है। राष्ट्र को क्या करते हैं, वो नेशन को शक्ति और चरित्र का उदाहरण पेश करते हैं। सभी प्रकार के सार्वजनिक खरीद का मानकीकरण और राष्ट्रीय एकरूपता लाने के लिए तत्काल निविदा जारी की जा सकती है और समान राष्ट्रीय मानक अवधि उत्पादों के लिए मानकीकरण को अनिवार्य बनाने में मदद करेंगे। अब इस मान्यता के लाभ क्या हैं? इसके लाभ हैं कि भारतीय रेल आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग विक्रेताओं एमएसएमई की बड़ी भागीदारी होगी, ठीक है। और जो उद्योग विक्रेता हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, लागत में और उत्पाद और सेवा गुणवत्ता में मात्र सुधार होगा। इस तरह की ये बात इसमें कही गई है, इस तरह के लाभ इसमें बताए गए हैं। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक कि नासा द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले 2 नए मिशन की घोषणा। तो देखते हैं हम कि ये मैगेलन ऑर्बिटर क्या है। ये 1990 में शुक्र ग्रह के लिए अमेरिका द्वारा भेजा जाने वाला अंतिम प्रोब था, ठीक है। शुक्र ग्रह के लिए अमेरिका द्वारा जो भेजा गया ये अंतिम प्रोब था। अब नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है और जो इनका उद्देश्य यह है कि शुक्र ग्रह अपनी सतह पर शीशे को पिघलाने में सक्षम तापमान वाली नरक जैसी दुनिया किस तरह से बन गया है इसमें, ठीक है, ये बात इसमें कही गई। थोड़ा शुक्र ग्रह के बारे में हम देखते हैं। ये जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सतह का जो तापमान है वो 500 सेल्सियस है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ग्रह का जो वातावरण है वो काफी सघन है और जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के समूहन से बना है। तो इसीलिए टॉपिक थोड़ा चर्चा में था, शुक्र ग्रह चर्चा में आया क्योंकि अभी अमेरिका द्वारा जो है अंतिम प्रोब तो जो है मैगेलन ऑर्बिटर भेजा गया था। अब नासा ने जो है शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है, इसलिए चर्चा में है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।